स्टार्टिंग होती है और हम ताओवादी पहाड़ के नीचे बसा हुआ एक छोटे से शहर को देखते हैं, जहाँ पे आज सभी लोग काफी खुश होते हैं और जश्न मना रहे होते हैं। इनकी इस खुशियों में लिटिल साव भी शामिल होती है और वो बिना किसी को पैसे दिए आराम से चुरा कर चीजें खा रही होती है। और तभी उसकी नजर एक आंटी पे आती है जो कि आइसक्रीम बेच रही होती है। वो उन्हें देखकर उनके पास आती है, लेकिन जैसे आंटी उसे देखती है वो जोर से चीखते हुए सबको भागने के लिए कहती है और कहती है कि छोटा शैतान आ चुका है। जैसे ही लिटिल साव पे नजर पड़ती है सब उसे देखकर भागने लगते हैं। वो आंट भी यहाँ से जा रही होती है। तभी लिटिल साव कहती है कि आंट आप बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हो, ध्यान से जाना कहीं आपकी टायर न फट जाए क्योंकि आपने बहुत ही ज्यादा सामान रखा है। ऐसा उसने कहा ही होता है कि तभी टायर फट जाती है। ये देखकर तो आंट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी पास में एक और पर्सन होता है जो कि ये सारी चीजें देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। लिटिल साव जब उस अंकल को देखती है तब वो उनके तरफ बढ़ने लगती है और ये देखकर अंकल वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। लिटिल साव उनके पास आती है और कहती है कि आराम से, सुबह में बारिश हुई थी, अगर आपने जल्दी की तो आप गिर जाओगे। फिर वो पर्सन नीचे ही गिर जाता है। पास में ही एक बूढ़े दादाजी होते हैं जिनकी चोट लगने की वजह से वो व्हील चेयर पे बैठे होते हैं और जैसे वो लिटिल साव को देखते हैं वो भी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। लिटिल साव उन्हें भी रोकती है और उन्हें भी आराम से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो अंकल इतने ज्यादा तेज में होते हैं कि वो भागते हैं और वो भी दीवार से लग जाते हैं। फिर वो नीचे बैठ जाते हैं। लिटिल साव उनके पास आती है और कहती है कि दादाजी मैंने कहा था ना कि आप आराम से जाना। ये सुनकर वो कहते हैं कि तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम अपने शब्दों का यूज सही तरीके से करो। हमें पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं, लेकिन जो कुछ भी तुम अपने मुंह से कहती हो वो सही हो जाती है तुम्हारी शक्तियों की वजह से, इसलिए तुम्हें अपनी शक्तियों को अच्छी तरीके से कंट्रोल रखना चाहिए। वैसे तुम यहाँ से जाने का क्या लोगी? ये सुनकर लिटिल साव उनसे वो सारी चीजें मांगती है जो कि किसी मरने के बाद इस्तेमाल की जाती है। ये सुनकर तो ये तीनों शौक घुसाते हैं और कहते हैं कि क्या मास्टर नहीं रहे? लिटिल साव कहती है कि ऐसा नहीं है, गुरुजी तो अभी भी जिंदा है, लेकिन मैं पहले ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ। सभी काफी हैरान होते हैं। तभी आसमान में बादल घिरने लगते हैं और आसमान से आवाज आती है। मास्टर पहाड़ से ही साउसी को आवाज दे रहे होते हैं, इसलिए साउसी तुरंत अपने पहाड़ पे चली जाती है। जहाँ पे जाने के बाद वो अपने मास्टर से पूछती है कि उन्हें क्या हुआ था। मास्टर उसे कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब और ज्यादा दिन तक नहीं जी सकता हूँ। ये सुनकर साउसी भी थोड़ी सी सैड हो जाती है, लेकिन फिर उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके मास्टर उसके साथ मजाक कर रहे हैं, इसलिए वो कहने लगती है कि अच्छी बात है कि आप मर रहे हो। अच्छा है, आपके चले जाने के बाद मैं फाइनली इस पहाड़ से नीचे जा पाऊंगी। मास्टर कहते हैं कि अरे नहीं। तभी लिटिल अपने पास कुछ मोतियों को निकालती है और उसे खजाने में बदल देती है और कहती है कि आप इन सभी चीजों को अपने साथ लेकर चले जाना। ये सुनकर मास्टर उसे पीटते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा बदमाश हो गई हो। मैं नहीं मरने वाला हूँ, मैं 1000 सालों तक जिंदा रहूंगा। ये सुनकर लिटिल साव कहती है कि मैं आपके मरने में मदद कर दूँ। तब वो कहते हैं कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो गई हो। मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ। तुम्हारा परिवार बहुत ही ज्यादा रिच है, तुम जाओ फैमिली की बेटी हो। ये सुनकर वो कहती है कि अगर मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मुझे खाने को मिलेगा। ये सुनकर वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, वो बहुत ही ज्यादा रिच है। फिर वो उसके पेरेंट्स की तस्वीर को देते हुए कहते हैं कि वो लुक कॉर्पोरेशन चलाते हैं, उनके पास करोड़ों से भी ज्यादा की संपत्ति है, लेकिन मैंने फील किया है कि उन्हें किसी बड़े से समस्या का सामना करना होगा, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास भेजना चाहता हूँ। ये सब बता ही रहे होते हैं। तभी वो महसूस करते हैं कि इसके फादर के साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए वो लिटिल साव से कहते हैं कि तुम्हें अभी अपने परिवार के पास चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे परिवार में कोई मरने वाला है। मैंने तुम्हें आज तक बहुत से जादू सिखाए हैं, इसलिए तुम अपने परिवार और अपनी हिफाजत कर सकती हो। ये सुनकर लिटिल साव वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम कुछ गुंडों को देखते हैं जिन्होंने एक पर्सन को किडनैप किया होता है। ये पर्सन कोई आम पर्सन नहीं होता है, ये पर्सन लू कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर लू चैंग होते हैं, जिन्हें जैसे ही मौका मिलता है वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन गुंडे उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। तभी यहाँ पे लिटिल साव भी आ जाती है और उन्हें भागते हुए देख लेती है। लू चैंग भाग रहा होता है और सबको बता रहा होता है कि वो कौन है, कोई तो उसकी मदद कर दो, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है और लिटिल साव भी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है। वो कहती है डैड को ढूंढना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये गुंडे लू चैंग को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके से चिड़ियों के लिए खाना इम्पोर्टेंट होता है वैसे ही हम लोगों के लिए पैसा इम्पोर्टेंट होता है और पैसा तुम्हें मेरे पास रखने से मिलेगा। और ऐसा कहते हुए वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। लिटिल साव ये सारी चीजें देख रही होती है और सोच रही होती है कि इनकी मदद करनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि उसे अपने डैड को भी बचाना है। लेकिन तभी उसे अपने मास्टर की बात याद आने लगती है कि उसके मास्टर ने सिखाया है कि सबकी मदद करनी चाहिए, इसलिए वो मदद के लिए मान जाती है और सीधा इस कार के सामने आ जाती है। गुंडे जो कि कार के अंदर होते हैं वो भी इस लड़की को देखने के बाद भी कार को रोकते नहीं है और उसके तरफ कार बढ़ाने लगते हैं। लिटिल साव भी डरती नहीं है, वो भी अपने पूरे मैसी का यूज करती है और उसके बाद वो उस कार को रोक लेती है। ये देखकर गुंडे गुस्सा हो जाते हैं और कार से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। लेकिन लिटिल साव वहाँ से हटती नहीं है और उनसे कहती है कि जिस बूढ़े अंकल को आप लोगों ने किडनैप किया है उसे आप जाने दो, तो मैं भी यहाँ से आसानी से चली जाऊंगी। लेकिन ये लोग मानते नहीं है। वो उसे कहते हैं कि एक तो छोटी हो और हमारे साथ बहस कर रही हो।
तुम्हें पता नहीं है कि हम कितने बुरे गुंडे हैं, हम थोड़ी देर में तुम्हें भी किडनैप कर लेंगे। ये सुनकर वो कहती है कि ट्राई करके देख लो। फिर वो अपने सर से अपने कुछ बालों को तोड़ती है और अपने जैसे और भी क्लोन्स तैयार कर देती है और उन्हें सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर तो गुंडा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एक बंदा यहाँ पे बच जाता है जिसे बहुत ही बुरे तरीके से लिटिल साव पीटती है। उसके बाद वो देखती है कि वो गुंडे तो उस अंकल को लेकर वहाँ से भाग गए हैं, इसलिए वो सोचने लगती है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे पहले इस अंकल को बचाना चाहिए या फिर उसे अपने डैड को बचाने के लिए उनके पास जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम उन सभी गुंडों को देखते हैं जो कि एक गोदाम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद वो उस बूढ़े को बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे लाने में बहुत ही ज्यादा परेशानी सहनी पड़ी है, इसलिए हम तो तुम्हें छोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे लेंगे। ये सुनकर वो कहते हैं कि आखिर तुम ये सारी चीजें किसके कहने पे कह रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ? मैं लुक कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर हूँ। तुम्हें पता है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं तुम सबको जान से मार सकता हूँ, वो भी एक ही पल में। ये सुनकर वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम हमें मारोगे, तुम्हें आखिर यहाँ से बचा कर कौन ले जाएगा? एक तो तुम बूढ़े हो, ऊपर से तुम्हारे 2 ही बेटे हैं। बड़ा बेटा लू याओ जो कि ठीक से चल नहीं पाता है और दूसरा बेटा तो हमेशा ही अपने ख्याल में खोया रहता है। तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे कौन आएगा? वैसे चलो तुम्हारे भी पैर तोड़ देते हैं और फिर तुम अपने बड़े बेटे का साथ देना। ऐसा कहने के बाद जैसे वो लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी यहाँ पे लिटिल सावर्स आती है और उन्हें अपने मैजिकल पावर से सबको फ्रीज कर देती है। सही मौका मिलते ही वो बूढ़ा इंसान यहाँ से भाग जाता है और उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन तभी साव से उन सभी को अनफ्रीज कर देती है। जब ये सारे लोग इस लड़की को यहाँ पे देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि पिछली बार हमने तुम्हें जाने दिया था, लेकिन इस बार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बूढ़ा भी इंसान कह रहा होता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि हम 2 हैं और ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये मेरे साथ तुम्हें भी जान से मार सकते हैं। लेकिन साव तो बिल्कुल भी नहीं डरती है और कहती है कि मैं तो यहाँ अकेले ही संभाल सकती हूँ। इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ती है और अपना गन निकालती है इन्हें शूट करने के लिए। ये देखकर सभी डर जाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि इसके हाथ में सिर्फ एक खिलौना है तब वो हंसने लगते हैं और इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और एक गुंडा तो आगे बढ़ने लगता है और लिटिल साव से कहता है कि जल्दी से मुझे तुम अपने प्यारे इस गन से मारकर शूट कर दो। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, जब तुम चाहते हो तो ठीक ही है। और ऐसा कहने के बाद वो उसे शूट कर देती है। शूट होने पे वो दूर जाकर गिरता है और थोड़ी ही देर के अंदर मर जाता है। ये देखकर सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि ये कोई लड़की नहीं है, ये तो शैतान का बच्चा है। और फिर सभी डरते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर वो बूढ़ा इंसान कहता है कि तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है, चलो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ। लेकिन लिटिल साव जाने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे अपने डैड को ढूंढना है, इसलिए मैं जा रही हूँ। फिर वो मैसे करती है और वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन जब वो वहाँ से जाती है तब उसका जेट पेंडेंट वहीं पे गिर जाता है और जब ये बूढ़ा इंसान उसे देखता है तब वो उसे पहचान लेता है क्योंकि ये इनके परिवार का ही जेट पेंडेंट होता है। वो उसे देखते हैं और कहते हैं कि क्या ये वही हो सकती है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम इनके बड़े बेटे लू याओ को देखते हैं जो कि डिसेबल होता है और साथ ही उसकी हालत भी खराब होती है। जब वो खांसता है तब उसके मुंह से ब्लड आते हैं। ये देखकर असिस्टेंट सेक्रेटरी सू को बुलाता है। सेक्रेटरी सू अपने साथ एक सूप लाती है और उसे पीने के लिए देती है, लेकिन लू याओ उसे पीने से मना कर देता है और कहता है कि अब मेरी शायद कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए मैं अब ठीक नहीं हो सकता हूँ। लेकिन असिस्टेंट कहता है कि नहीं बॉस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता है ना कि आपके छोटे भाई को बिजनेस करना बिल्कुल भी नहीं आता है, वो हमेशा कोई ना कोई बड़ा नुकसान कर देते हैं और आपके डैड भी बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए आपको इस तरीके की बातें नहीं सोचनी चाहिए। आपको अपने आप को ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए। इस सुनकर लू याओ कहता है कि तुम सच कह रहे हो, मैं बहुत ही जल्द हार मान रहा हूँ, मैं अब बेस्ट डॉक्टर को ढूंढूंगा और मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा। तब यहाँ पे मैजिक से लिटिल साव आती है। साव को अचानक से यहाँ पे प्रकट होते हुए देखकर सभी हैरान होते हैं, लेकिन जैसे लिटिल साव लू याओ को देखती है वो भागती हुई इसके पास आती है और कहती है कि डैड मैंने आपको ढूंढ लिया और मैं आपको ठीक कर दूंगी। आपको पता है कि मैं कौन हूँ? मेरा नाम लिटिल साव है और मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपको यहाँ पे ठीक करने के लिए आई हूँ। ये सुनकर तो लू याओ कुछ नहीं कह रहा होता है, लेकिन सेक्रेटरी सू कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, उनका कहना है कि वो कभी भी लू याओ को ठीक नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर लिटिल साव उसके मुंह को बंद कर देती है और कहती है कि जब मैं अपने फादर से बात कर रही हूँ तो तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी वो महसूस करती है कि बाउल में जो मेडिसिन था सूप, उसमें से बहुत अजीब सी गंध आ रही है, इसलिए वो उसे जांच करती है और उसे पता चलता है कि ये तो बहुत ही खतरनाक जहर है। फिर वो सबसे कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जहर है, इसे खाने से आपकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। और फिर वो सेक्रेटरी सू पर इल्जाम लगाने लगती है। ये सुनकर वो बेचैन हो रही होती है कुछ बोलने के लिए, तब लिटिल साव उसके मुंह को खोल देती है। वो बहुत ही गुस्सा करती है और कहती है कि तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें ऐसे अभी के अभी चले जाना चाहिए। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है कि सेक्रेटरी सू आपको इतना ज्यादा बेचैन होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है कि आप हमारे बॉस से प्यार करती हैं, इसलिए आप उनके साथ कोई भी गलत नहीं कर सकती हैं। हम इस छोटी सी बच्ची की बातों को सुनकर आपको जज नहीं करने वाले हैं। ये सुनकर तो सेक्रेटरी सू को काफी अच्छा लगता है और फिर वो अपने बॉस के पास आती है और कहती है कि देखो ना डार्लिंग, ये मुझ पे कैसे कैसे इल्जाम लगा रही है, इसे यहाँ से चले जाने के लिए कह दो। ये सुनकर लू याओ लिटिल साव को यहाँ से जाने के लिए कह देता है और कहता है कि बेटा लगता है कि
तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, इसलिए तुम मुझे अपना डैड बुला रही हो। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, अपने रियल डैड को ढूंढो। ये सुनकर लिटिल साव को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ और फील होता है। वो देख पा रही होती है कि सेक्रेटरी सू प्रेग्नेंट है। ये देखकर वो प्रेगनेंसी की बात ऊपर ला देती है और पूछती है कि ये किसका बच्चा है। अचानक से सच्चाई खुलने पे वो नाटक करने लगती है और लुयान के पास जाकर वो नाटक करती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं अभी तक कुंवारी हूँ। लेकिन लिटिल साव को ये अच्छा नहीं लगता है और वो अपने डैड की दिव्य दृष्टि खोल देती है, जिससे ये दोनों आसानी से उस बच्चे को देख पा रहे होते हैं जो कि सेक्रेटरी सू के पेट में पल रहा होता है। लुयान ये देखकर उसे पूछता है कि बताओ ये किसका बच्चा है, और तभी यहाँ पे इसके दूसरे भाई की एंट्री होती है। वो यहाँ पे आते हुए कहता है कि ये मेरा बच्चा है। सेक्रेटरी सू जब दूसरे भाई को देखती है तब वो भागते हुए जाती है और उसके सीने से लग जाती है। ये देखकर लू याओ को ज्यादा समय नहीं लगता है इस बात को जानने में कि सेक्रेटरी सू और इसका भाई मिलकर इसे धोखा दे रहे थे। छोटा भाई यहाँ पे आता है और बड़े भाई के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर रखता है और कहता है कि जल्दी से इस पे साइन कर दो और पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। लेकिन बड़ा भाई साइन करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं इनमें से एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं देने वाला हूँ। ये सुनकर तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हें किस बात का घमंड है, वैसे भी तुम एक डिसेबल पर्सन हो, तुम्हें बहुत ही गंभीर बीमारी है, तुम कुछ टाइम के बाद आसानी से मर भी जाओगे और कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो कि तुम्हें ठीक कर दे। इसलिए अच्छा होगा कि तुम सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, नहीं तो तुम्हारे मरने के बाद तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम ही हो जाएगी। ये सब सुनकर असिस्टेंट को अपने बॉस के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो अपने बॉस की तरफ से बोलने लगता है, जो कि सेक्रेटरी सू को गुस्सा आ जाता है और वो असिस्टेंट को थप्पड़ मारते हुए उससे कहती है कि तुम सिर्फ एक कुत्ते हो, तुम्हें जब कहा जाए भूखने के लिए तभी तुम्हें भूखना चाहिए, इस तरीके से तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। छोटा भाई कहता है कि देखो तुम अपने असिस्टेंट को भी नहीं बचा सकते हो, तुम इतने ज्यादा लाचार हो, इसलिए अच्छा होगा कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, नहीं तो तुम जिस पर्सन से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो वो बूढ़ा वो मारा जाएगा। तभी असिस्टेंट के पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि लू याओ के डैड को किडनैप कर लिया है, जो कि ये बात वो लू याओ को बताता है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा डर रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि ये सारी चीजें उसके छोटे भाई ने की थी, इसलिए वो अपने छोटे भाई को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा भाई बिल्कुल भी नहीं मानता है। अपने डैड को इस तरीके से परेशान देकर लिटिल साव सामने आती है और कहती है कि तुम्हें तमीज नहीं है कि बड़ों के साथ किस तरीके से बात किया जाता है। ये सुनकर उसे कहता है कि एक छोटी बच्ची मुझे तरीका सिखाएगी। वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं। इसके बाद वो पास वाला एक चेयर लाती है और उस पे खड़े होने के बाद वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मेरे गुरु ने सिखाया है कि कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है तो ये थप्पड़ मारने जैसा होता है, इसलिए तुम उसका जवाब जरूर देना। और फिर वो अपने डैड से कहती है कि डैड आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दादाजी पूरी तरीके से सेफ हैं। लिटिल साव को इस तरीके से अपने लिए स्टैंड लेते हुए देखकर इसे भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो अपने छोटे भाई से कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, अगर मैं मर भी जाता हूँ तो तुम्हें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे मरने के बाद मैं अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को दे दूंगा। ये सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि रुको मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। तभी इसके पास कॉल आता है और उसे गुंडों से पता चलता है कि लू चैन भाग गया है। ये सुनकर तो छोटे भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बड़े भाई से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद लू याओ लिटिल साव को थैंक्स बोलता है और कहता है कि अब तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए, लेकिन लिटिल साव जाती नहीं है और वो कहती है कि मैं आप ही की बेटी हूँ। ये सुनकर लू याओ हंसने लगता है और कहता है कि आखिर तुम मेरी बेटी कैसे हो सकती हो, मैंने तो कभी शादी ही नहीं किया है। लेकिन तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो खून की उल्टियाँ करने लगता है। ये देखकर लिटिल साव अपने मैजिक आइज का यूज करती है और उसके बाद वो लू याओ की बॉडी को स्कैन करने लगती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि लू याओ के तो पूरे बॉडी में काली कई सारी सुइयां चुभी हुई हैं, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पावर निकल रहा है और उसे बहुत ही ज्यादा हार्म कर रहा है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि उसे अपने डैड को किस तरीके से ठीक करना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि उसके पास कोई खास मेडिसिन है। फिर वो उस मेडिसिन को बाहर निकालती है और अपने डैड से कहती है कि ये मेडिसिन बहुत ही ज्यादा खास है, काफी रेयर होता है इस मेडिसिन को पाना, इसलिए अगर आप इस मेडिसिन को खाते हो पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। ये सुनकर तो लू याओ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन जो कुछ भी यहाँ पे अभी हुआ था इसलिए वो चुपचाप उस मेडिसिन को खा लेता है। फिर लिटिल साव देखती है कि जैसे वो मेडिसिन पेट के अंदर गया है वो अपने मैजिक का यूज करती है और उन सारे काले सुइयों को उनकी बॉडी से बाहर निकाल देती है। कहती है कि डैड आप पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो। ये सुनकर लू याओ कहता है कि शायद तुमने जो बात कही वो सच हो जाती तो काफी अच्छी होती। ये सुनकर वो कहती है कि ये बात भी सच होगी और मैं आपकी बेटी हूँ, ये भी बात सच है। ये अपने आप को साबित करने के लिए कुछ दिखाना होगा। ऐसा कहते हुए वो अपने बैग से जेट बेंटन ढूंढने लगती है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद वो उसे नहीं मिलता है। फिर उसे याद आता है कि जब वो उस बूढ़े की मदद कर रही थी तभी वो बैंडेड वहीं पे गिर गया था, इसलिए वो उसे पाने के लिए वापस से वो वहाँ पे चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ से जाती है अचानक से लू याओ की तबीयत खराब होने लगती है, जिसे देखकर असिस्टेंट घबराने लगता है। दूसरी तरफ हम छोटे भाई को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में उन गुंडों के पास जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने उस बूढ़े को जाने कैसे दिया। गुंडे का जो लीडर होता है वो सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि पता नहीं एक लड़की कहाँ से आ गई थी और उसने उस बूढ़े को बचा भी लिया। हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए क्योंकि उसके पास जादुई शक्तियाँ थी और वो बता रही थी कि वो लू कॉर्पोरेशन के बड़े बेटे लू याओ की
बेटी है। ये सुनकर ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मेरे बड़े भाई 8 साल पहले रिलेशनशिप में था और जब उसकी फियांसे प्रेग्नेंट थी तब उसकी डेथ तो ताओवादी पहाड़ पे ही हो गई थी, तो ये बच्ची कोई और हो सकती है और बाई चांस अगर ये उसकी बेटी भी होती है तो मैं इसे पहले ही जान से मार डालूंगा और उसके बाद सारी की सारी प्रॉपर्टी तो मेरे ही नाम हो जाएगी। अभी यहाँ पे लिटिल साओ भी आ जाती है और वो अपने जेट पेंडेंट को ढूंढने लगती है। जब उसे वो पेंडेंट नहीं मिलता है तब वो अपने पास से अपने डैड और अपनी मॉम की फोटो निकालती है और कहती है कि मॉम मैं अपने डैड के सामने आखिर अपनी आइडेंटिटी कैसे साबित करूँ। तभी वो अपने अंकल को देखती है, भागती उनके पास जाती है और जेट पेंडेंट के बारे में पूछने लगती है। ये देखकर तो ये लोग इसे मजा चकाने के बारे में सोचने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारे लिए वो जेट पेंडेंट बहुत ही ज्यादा खास था। तब वो कहती है कि हाँ वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास था। ये सुनकर छोटा भाई कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें वो जेट पेंडेंट दे दूंगा लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा। ये सुनकर लिटिल साओ बड़े ही मासूमियत से उसके सामने झुक जाती है, लेकिन जैसे वो झुकती है सभी उसे देखकर हंसने लगते हैं। ये देखकर लिटिल साओ समझ जाती है कि उसे बेवकूफ बनाया गया है, इसलिए वो खड़ी हो जाती है और फिर से अपने जेट पेंडेंट के बारे में पूछने लगती है। तब उसके अंकल उसे कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने डैड के बारे में गलत बातें बोलनी होंगी। ये सुनकर तो वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। ये सुनकर लिटिल साओ के अंकल जो कि पहले से इसके डैड से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने गुंडों से उसे आगे बढ़कर पकड़ने के लिए कह देता है। लेकिन ये सारे गुंडे जिन्हें लिटिल साओ ने पहले ही सबक सिखा दिया होता है इसलिए वो आगे जाने से बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं, लेकिन गुंडों के लीडर के फोर्स करने की वजह से सभी गुंडों को मजबूरी में आगे बढ़ना पड़ता है। ये देखकर लिटिल साओ अपने पास से एक छोटा सा पंपकिन निकालती है जो कि देखते देखते एक बड़े से सुनहरे पंपकिन में बदल जाता है। इसके बाद वो मैसी करती है और यहाँ पे जितने भी गुंडे होते हैं वो एक एक करके उस पंपकिन के अंदर चले जाते हैं। गुंडों को अच्छी तरीके से हैंडल करने के बाद साओ से अपने अंकल और अपने आंट को सबक सिखाने की कोशिश करने लगती है और अपने पास से एक कमांड फ्लैग निकालती है और मैसी करते हुए उन्हें फ्रीज करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से इस फ्लैग की शक्तियाँ खत्म हो जाती है, जिसे देखकर सही मौका मिलने पे ये दोनों फटाक से इसके पास आते हैं और इसे पकड़ लेते हैं। साथ ही अंकल लिटिल साओ के पेरेंट्स की फोटो छीन लेता है और इसे अपने हाथ में ले लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स की तस्वीर चाहिए तो तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा और मुझसे माफी मांगनी होगी। लिटिल साओ के पास अब कोई भी रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो माफी मांगने के साथ साथ उसके सामने सर झुकाकर भी झुकती है, लेकिन अंकल जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा होता है वो साउसी के पेरेंट्स की तस्वीर को लौटाने की वजह से उन्हें टुकड़ों में फाड़ कर फेंक देता है। ये देखकर तो साउसी को बहुत ही ज्यादा दुख होता है जिस वजह से उसकी अस्थमा की बीमारी ऊपर हो जाती है, इसलिए उसे मेडिसिन लेना होता है। लेकिन जैसे ये लोग उसकी मेडिसिन को देखते हैं वो उस मेडिसिन को उससे छीन लेते हैं। देखते ही देखते साउसी की तबीयत खराब होने लगती है और वो उनके सामने बेहोश होने लगती है। बच्ची को इस हाल में तड़पते हुए देखकर भी इन दोनों का दिल नहीं पिघलता है। ये तो इस बात से खुश हो रहे होते हैं कि इनके सर से एक बला तो उतरी, लेकिन तभी यहाँ पे साउसी के डैड्स बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाते हैं और जैसे वो अपनी बच्ची को इस हालत में देखते हैं वो फटाक से डॉक्टर को यहाँ पे बुलाते हैं और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। लू याओ जब अपनी बेटी को इस कंडीशन में देखता है तब उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने छोटे भाई को डांट लगाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी के साथ इस तरीके का बर्ताव करने की। छोटा भाई और सेक्रेटरी सोजो के इतना करने के बाद भी इनके माथे पे एक सिकन नहीं होती है, लेकिन जैसे वो लुयान को उसके पैरों के साथ बिना किसी सपोर्ट के अच्छी तरीके से खड़े हुए देखते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर लुयान ऐसे कैसे ठीक हो सकता है। सेक्रेटरी सू कहती है कि बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया था, तो आखिर ये इस तरीके से ठीक कैसे हो सकता है। इनकी बातें सुनकर और अपने बच्चे की ये हालत देखकर लुयान इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो अपने छोटे भाई पे हाथ उठा देता है और उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि मेरी बच्ची के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो मुझसे डील करनी चाहिए थी ना, मेरी बच्ची को बीच में लाने की क्या जरूरत थी। ऐसा कहते हुए उसे बार बार थप्पड़ मारने लगता है। बीच में जब सेक्रेटरी सू आकर उसे रोकने की कोशिश करती है तब लुयान उसे भी थप्पड़ मारता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी अप्रोच करने की कोशिश नहीं की थी, वो तुम्हें थी जो मेरे पीछे आई थी और मेरी जिंदगी नर्क बना दी, इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। इसके बाद वो अपने गार्ड्स को बुलाता है और उसे थप्पड़ मारने के लिए कहता है। गार्ड्स भी इसके पास आता है और इसकी अच्छी तरीके से धुलाई कर देता है। तभी लिटिल साओ को होश आ जाता है और वो फोटो की तरफ इशारा करती है। लुयान का असिस्टेंट फटाक से उन सभी टुकड़ों को जोड़ता है और उसके बाद लुयान को वो तस्वीर दे देता है। जैसे ही लुयान उस तस्वीर को देखता है उसे कुछ बातें याद आती हैं। पता चलता है कि कुछ साल पहले सच में लुयान की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम साओ जुन था और जब इसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी तभी इन दोनों का एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट के बाद लुयान को अपनी गर्लफ्रेंड और पिछली कुछ चीजों के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है, लेकिन अब उसे थोड़ी थोड़ी चीजें याद आ रही होती हैं जिस वजह से उसकी हालत फिर से खराब हो जाती है। ये देखकर छोटा भाई उसका मजाक उड़ाते हुए से कहता है कि देखो मैंने कहा था ना कि तुम्हारी जिंदगी ज्यादा दिनों की नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद तो वैसे भी मैं इन सभी चीजों को हैंडल करने ही वाला हूँ। लेकिन लुयान इस बार भी उससे कुछ भी देने से साफ साफ मना कर देता है। तभी लिटिल साओ अपने डैड को नोटिस करती है। वो देखती है कि उसके डैड के चारों तरफ फिर से कुछ
कुछ नेगेटिव काली ऊर्जा दिखाई दे रही है और देखते देखते लुयान की तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर साउसे उसके पास आती है और ये दोनों तुरंत अपने घर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हम कहानी के कुछ और किरदारों से मिलते हैं, जहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम भी साउजिन होता है और यहाँ पे उसकी ग्रैंडमा उसे खाना खाने के लिए कह रही होती है, लेकिन साउजिन खाना खाने से साफ मना कर देती है और अपनी दादी से पूछने लगती है कि मेरा पास्ट कैसा था, मुझे अपने पास्ट के बारे में जानना है, लेकिन आप लोग कभी भी मेरे पास्ट के बारे में बात नहीं करते हो, मुझे अपने पास्ट के बारे में हर एक बात जाननी है। ये सुनकर ग्रैंडमा सोचने लगती है कि तुम्हारा वो समय बहुत ही ज्यादा हार्ड था, इसलिए मैं तुम्हें उस समय के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे हम सेक्रेटरी सू को आते हुए देखते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि सेक्रेटरी सू और साउजुन दोनों ही कजन है। सू ग्रैंडमा के साथ बातें कर रही होती है और कहती है कि साउजुन हमेशा ही शांत रहती है, क्या मैं इसे एक पार्टी में लेकर जाऊँ। कुछ ही टाइम के बाद एक बहुत ही बड़ा एग्जीबिशन होने वाला है, जहाँ पे शहर के बहुत ही ज्यादा रिच पर्सन भी आने वाले हैं और एक पर्सन वो भी है जो कि साउजिन को पसंद करता है। साउजिन ये सुनकर साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन ग्रैंडमा सोच रही होती है कि अगर वो घर से बाहर निकलेगी तो शायद अपने पास्ट के बारे में जानने की कोशिश नहीं करेगी, इसलिए वो सू के साथ साउजिन को जाने के लिए कह देती है। दूसरी तरफ हम लुयाओ को देखते हैं जो कि बेड पे बेहोश पड़ा होता है और लिटिल साओ उसकी जांच कर रही होती है। पास ही में जनता भी होते हैं, वो लिटिल साओ से अपने बेटे की हालत पूछ रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या वो ठीक नहीं है। तब लिटिल साओ कहती है कि नहीं, उनकी बीमारी तो पूरी तरीके से ठीक हो गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी और नेगेटिव ऊर्जा है जो कि इन्हें ठीक होने से रोक रही है, इसलिए इन्हें पूरी तरीके से ठीक होने के लिए हमें एक तावीज बनाना होगा, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा खास पत्थर की तलाश करनी होगी। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, मैं कुछ जगह पर पता लगाता हूँ और तुम इनका ध्यान रखना। फिर दोनों ही रूम से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद लिटिल साओ अपने डैड के लिए काफी ज्यादा वरीड हो रही होती है, इसलिए वो उनके फ्यूचर को देखने की कोशिश करती है। वो जब अपनी जादुई शक्तियाँ यूज करके लुयाओ के फ्यूचर को देखती है तब उसे पता चलता है कि उसके डैड के तो हर एक कदम पे खतरा है। जानकर वो काफी उदास हो जाती है। तभी लुयाओ कमरे से बाहर आ जाता है और अपनी बेटी को इतना उदास देखकर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन लिटिल साओ उसे सच्चाई नहीं बताती है। वो उसके सामने झूठ बोलती है कि वो थक गई है। फिर वो उससे प्रॉमिस करती है कि डैड चाहे कुछ भी हो जाए आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, चलो हम प्रॉमिस करते हैं। ये सुनकर वो भी उसके साथ प्रॉमिस कर लेता है। सीन कट होता है और अगले दिन हम एक ऑक्शन को देखते हैं, जहाँ पे लुयाओ अपनी बेटी लिटिल साओ को अपने साथ लेकर जाता है। जहाँ पे जाने के बाद ये लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि ऑक्शन कब स्टार्ट होगा। तभी लिटिल साओ अपने पास से एक तावीज निकालती है और उसे एक सोफे में बदल देती है और कहती है कि डैड हम यहाँ पे बैठकर इंतजार कर लेते हैं। दोनों बैठ जाते हैं और लुयाओ अपनी बेटी से बात करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे बैग्स में तो काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं। ये सुनकर लिटिल साओ कहती है कि मेरे बैग में काफी जादुई चीजें हैं। दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी हम यहाँ पे एक अमीर लड़के को देखते हैं जिसका नाम जाओ होता है और इसके साथ साउजिन होती है। जाओ उसे लगातार बात पे बात किए जा रहा होता है, लेकिन साउजिन को उसके साथ बिल्कुल भी कंफर्ट महसूस नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो उसके सामने बहाना करती है और कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। जाओ जैसे ही ये बातें सुनता है उसे वो सोफा दिखाई देता है और उसके बाद वो उस सोफे के पास आता है और उन दोनों को वहाँ से उतर जाने के लिए कहता है, लेकिन ये दोनों बाप बेटी तो उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। वो आराम से बैठे होते हैं और कहते हैं कि आखिर हम यहाँ से क्यों हटे। ये सुनकर जाओ का असिस्टेंट बताने लगता है कि जाओ कितना ज्यादा अमीर है, उसके पिताजी कितने ज्यादा अमीर है, उनके पास क्या क्या है, लेकिन इन दोनों पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों कहते हैं कि हमने तो कभी भी ऐसे जाओ के बारे में सुना ही नहीं है। अब जाओ की बेइज्जती हो रही थी, इसलिए वो अपने असिस्टेंट से मारने के लिए कहता है, लेकिन लुयाओ उसे एक ही पैर से मारकर नीचे गिरा देता है। ये दोनों तो किसी हाल में इस सोफे को इन्हें देने वाले नहीं थे, लेकिन तभी लिटिल साओ नोटिस करती है कि उसका जेट बैंडन अचानक से चमकने लगा और तभी उसकी नजर साउजिन पे पड़ती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये इसकी माँ हो सकती है, क्योंकि इसकी शक्ल हूबहू इसकी माँ के जैसे मिलती है। इसलिए वो अपने डैड और साउजिन को क्लोज करने के लिए फटाक से उसके पास आती है और धक्का देकर उस सोफे पर बैठाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। जब लुयाओ साउजिन को इतने क्लोज से देखता है तब उसे पास्ट के बारे में कुछ और भी बातें याद आ जाती हैं। इसके बाद वो साउजिन के साथ बहुत ही पोलाइट होकर बात करने लगता है और बहुत ही अपना महसूस कराने लगता है, लेकिन ये सारी चीजें साउलिन को थोड़ी अजीब लग रही होती है, जिसे लिटिल साओ नोटिस कर लेती है और फिर वो अपने डैड से कहती है कि शायद हम दोनों मॉम को याद नहीं है, इसलिए वो हमारे साथ कंफर्ट नहीं हो रही है। तभी साओ शो ऑफ करते हुए साउजिन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन साउजिन उसके साथ जाने से साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ। तब जाओ कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ। ये सुनकर वो कहती है कि हमारी शादी कब हुई, मैंने तो कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया है। जाओ को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा और इंसल्ट फील हो रहा होता है, लेकिन जैसे वो कुछ करने वाला होता है तभी यहाँ पे एक पर्सन आ जाता है और सबको बताने लगता है कि ऑक्शन स्टार्ट हो गया है, आप लोग अपनी सीट पे बैठ जाएं। सभी लोग अंदर जाते हैं और एक एक करके बैठने लगते हैं। जाओ साउजिन को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन साउजिन उसे इग्नोर करते हुए लुयान के साथ चली जाती है। कुछ समय के बाद यहाँ पे सू भी आ जाती है और जब साउजिन सू को देखती है तब वो उसे अपने पास बुलाती है, लेकिन साउजिन उसे इग्नोर करते हुए जाओ के पास जाकर बैठ जाती है। जाओ इस समय बहुत ही गुस्से में होता है, जिसे देखकर सू से कहती है कि आखिर तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, तुम्हें पता है ना कि साउजिन की याददाश्त अभी तक नहीं वापस आई है, इसलिए वो लियान को नहीं पहचान सकती है, इसलिए अब तुम्हारे पास एक और मौका है। अगर तुम चाहो तो उस मौके का यूज करके उसे तुम अपना बना सकती हो, इसलिए रिलैक्स हो जाओ और पहले इस नीला
नीलामी पे ध्यान दो। नीलामी स्टार्ट होती है और एक पर्सन आता है जो कि नीलामी के बारे में बताता है और कहता है कि हमें एक बहुत ही ज्यादा अमूल्य पत्थर मिला है और वो भी बहुत ही ज्यादा बड़ा। आप सब बोली लगाकर आराम से उस अमूल्य पत्थर को अपना बना सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक और इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। नीलामी स्टार्ट हो उससे पहले आप लोग ये जान लें कि हमारे पास दो पत्थर है, जिसमें से एक ही अमूल्य है और दूसरा बेकार है। हम दोनों पत्थर को बारी बारी करके यहाँ पे लाएंगे और आपको जिस पे मन करे आप उस पे बोली लगा सकते हो, लेकिन याद रहे अगर आप सब ने गलती से उस बेकार पत्थर पे बोली लगाई और आप सब जीत गए तो आपको उस पैसे को भी देना होगा। इम्पोर्टेंट बात बताने के बाद पहले वो पर्सन एक बड़ी से पत्थर को लाता है जिसके पत्थर के टॉप पे कुछ ग्रीन कलर का साइन कर रहा होता है, जिसे देखकर सभी को ऐसा लगता है कि शायद यही वो नया पत्थर है, इसलिए अपनी अपनी बोली वो लगाने लगते हैं। देखते ही देखते बोली 50 मिलियन तक पहुँच जाती है। लू याओ जब अपनी बेटी को देखता है तब वो उससे पूछता है कि अब मुझे इस पत्थर पे बोली लगानी चाहिए। तब लिटिल साओ कुछ मैजिक करती है और अपने आइज को इतना ज्यादा पावरफुल बना लेती है कि वो उस पत्थर के आर पार आसानी से देख पा रही होती है। जब वो उस पत्थर को बारीकी से देखती है तब उसे पता चलता है कि ये पत्थर अंदर से पूरी तरीके से खोखला है। इसे खरीदने के बाद इन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए वो अपने डैड से कहती है कि हमें ये पत्थर नहीं खरीदना चाहिए। जो कि ये सुनकर तो जाओ उन दोनों का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि लगता है कि तुम दोनों यहाँ पे सिर्फ बैठने के लिए आए हो। अगर बोली लगानी होती तो इस नया पत्थर पे पहले ही बोली लगा देती, लेकिन अब तुम मुझसे हारने वाले हो क्योंकि मैं 50 मिलियन की बोली तक पहुँच गया हूँ। ये सुनकर लिटिल साओ कहती है कि अच्छी बात है, आपको ये पत्थर मुबारक हो। कोई भी 50 बिलियन के ऊपर की बोली नहीं लगाता है, इसलिए पत्थर जाओ को मिल जाता है और जाओ इस बोली को जीत जाता है। कुछ टाइम के बाद दूसरा पत्थर लाया जाता है जिसे देखकर किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होता है कि वो उस पत्थर के ऊपर बोली लगाए, इसलिए कोई भी उस पत्थर के ऊपर बोली नहीं लगाता है। लेकिन जब फिर से लिटिल साओ अपने मैजिक का यूज करके उस दूसरे पत्थर को नजदीक से देखती है तब उसे पता चलता है कि उस पत्थर के अंदर तो नायाब खजाना है, इसलिए वो अपने डैड से उस बड़े से पत्थर को खरीदने के लिए कह देती है। और लुया भी अपनी बेटी पे भरोसा करता था, इसलिए वो उस पत्थर को खरीदने के लिए मान जाता है और लुया बहुत ही ज्यादा कम पैसे में उस पत्थर को खरीद लेता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं होता है जो कि उसके ऊपर बोली लगाए। लेकिन जब जाओ लुयान को उस पत्थर को खरीदते हुए देखता है तब वो उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाता है और कहता है कि अपनी छोटी सी बच्ची के कहने पे इतना ज्यादा पैसों का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुम इस तरीके से अपने पैसों को बर्बाद कर रहे हो। माना कि तुमने बहुत ही ज्यादा कम पैसे लगाए, लेकिन ये भी फिर भी बहुत ही ज्यादा पैसे हैं। लिटिल साओ कहती है कि ये तो वक्त आने पे पता चलेगा कि किसके पैसे किस तरीके से डूब रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में बाताबाती इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इन दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ बेट लगा लेते हैं कि लिटिल साओ और जाओ इन दोनों के बीच में से जिसका भी पत्थर ज्यादा नायाब और अनोखा होगा, हारने वाली पार्टी को जीतने वाली पार्टी को 500 मिलियन वॉन देना होगा। दोनों मान भी जाते हैं और दोनों के पत्थर बिकने के बाद वो पत्थर को कट करने के लिए लिटिल साओ आगे आती है। सबसे पहले वो जाओ के पत्थर को ऊपर से टॉप फ्लोर से कट करती है। जैसे वो कट करती है अंदर से ग्रीन कलर का साइन बाहर निकलता है, जिसे देखकर सभी काफी खुश होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जाओ ने तो बहुत ही बड़ा काम कर लिया है, उसके हाथ में तो बड़ा खजाना लग गया है। सभी लोग काफी खुश होते हैं। लिटिल साओ ये सारी चीजें देख रही होती है, लेकिन थोड़ी देर के अंदर जैसे ही वो बीच से उस पत्थर को कट करती है तो बीच से पूरा का पूरा पत्थर खाली होता है। ये देखकर तो जाओ इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लिटिल साओ पे आकर अपना गुस्सा निकालने लगता है और कहता है तुमने ही मेरे पत्थर के साथ जरूर कुछ न कुछ किया होगा, इसलिए मेरा पत्थर ऐसा हो गया है। लेकिन तभी लुयन आ जाता है और अपने बच्चे को बचाते हुए कहता है कि सबके सामने ये पत्थर को काटा गया है, इसलिए यहाँ पे तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा होगा कि तुम आराम से बैठ जाओ और कंपटीशन को आगे बढ़ने दो। इसके बाद लिटिल साओ अपने पत्थर को कट करती है। जब वो पत्थर को ऊपर से कट करती है तब पत्थर पूरी तरीके से काला होता है। ये देखकर जाओ जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि माना मेरा पत्थर अंदर से खाली था लेकिन ऊपर तो ग्रीन था ना, इसका मतलब है मुझे कुछ तो पैसे मिलेंगे, लेकिन तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं आया। लिटिल साओ इसकी हंसी देख रही होती है और देखते ही देखते इसके बाद वो पत्थर को बीच से कट करती है। जब वो कट करती है तब अंदर से रेड कलर की साइन बाहर निकलती है। सभी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ग्रीन पत्थर से ज्यादा एक्सपेंसिव रेड पत्थर होता था और ये तो इतना ज्यादा रेड पत्थर था। लोगों को अपने लिए और अपनी बेवकूफी पे शर्म तो आ रही होती है, लेकिन लोग लू याओ के लिए काफी खुश होते हैं और इसे कांग्रेस भी कर रहे होते हैं। लेकिन ये सारी चीजें देखकर जाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है। तभी यहाँ पे ग्रैंडमा भी आ जाती है और सू से पूछती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो साउस उनको लुयान के साथ देखती है उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और सू भी ग्रैंडमा के कान भरने लगती है और कहती है कि अभी तक उसे कुछ भी याद नहीं आया, अगर वो ज्यादा समय उसके साथ बिताती है तो उसे सारी सच्चाई याद आ जाएगी। ये सुनकर ग्रैंडमा साउस उनको डांट लगाते हुए उसे अपने पास बुलाकर बैठा लेती है और कहती है कि आखिर तुम इस तरीके से बर्ताव क्यों कर रही हो, तुम्हें किसी के साथ इस तरीके से खड़े नहीं होना चाहिए। खड़े होने से पहले तुम अपनी हैसियत तो देख लो, तुम किसके साथ हो। और लुयान मैं तुम्हें वार्न कर देती हूँ, अगर तुम मेरी पोती के आसपास दिखे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम अपने हैसियत के हिसाब से कोई लड़की अपने लिए ढूंढ लो। ग्रैंडमा इस तरीके से लुयान की बेइज्जती कर रही होती है, लेकिन लुयान उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता है। कुछ समय के बाद ऑक्शन फिर से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे एक मशरूम को प्लेट में रखकर बोली के लिए लाया जाता है, जिसे देखकर जाओ काफी गुस्सा होता है और जो पर्सन ऑक्शन करा रहा होता है उससे काफी सारी बातें सुनाता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि हम कितने ज्यादा रिच हैं, यहाँ पे आने वाला हर
हर एक पर्सन बहुत ही ज्यादा रिच है और उसका समय भी उतना ही ज्यादा कीमती है और तुम इस छोटी सी मशरूम के लिए हमारे कीमती टाइम बर्बाद कर रहे हो। देख लो, सुधर जाओ, वरना आज के बाद तुम्हारे ऑक्शन में कोई भी नहीं आएगा। ऐसे ही सभी लोग उस पर्सन पे काफी गुस्सा कर रहे होते हैं जो ऑक्शन करा रहा होता है, लेकिन वो उन्हें समझाता है कि ये कोई खास मशरूम नहीं है, ये मशरूम बहुत ही ज्यादा खास और नायाब है, इसीलिए इसे इस ऑक्शन में लाया गया है। अगर आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप इसे छोड़ दे, लेकिन जिन लोगों को ये मशरूम चाहिए उनके लिए इस ऑक्शन को चलते रहने दीजिए। ऐसा कहते हुए वो इस मशरूम की बोली 30 मिलियन से स्टार्ट करता है, जिसे देखकर तो सभी काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं कि एक फालतू सा मशरूम लाया है और उसके ऊपर 30 मिलियन की बोली भी लगा रहा है। लेकिन इस मशरूम को देखने के बाद लिटिल साओ अपने डैड के पास आती है और कहती है कि डैड, हमें उस मशरूम को खरीद लेना चाहिए। ये सुनकर लू यान उसे पूछता है कि क्यों। लिटिल साओ बताती है कि ये मशरूम कोई आम मशरूम नहीं है, 10,000 सालों में ये कहीं पे उगता है और इसका नाम ऋषि मशरूम है। दिखने में भी ये आम मशरूम के जैसा ही होता है, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो इसे पहचान पाते हैं और मैं अपनी शक्तियों से इसे पहचान पा रही हूँ। मैं आपको ऋषि मशरूम खरीदने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे मॉम की याददाश्त वापस आ सकती है। ये सुनकर तो लू यान काफी खुश होता है और कहता है कि क्यों नहीं भी हो, लेकिन साओ जन की याददाश्त वापस आने के लिए मैं इसे जरूर खरीदूंगा। ऐसा कहते हुए वो ऑक्शन के ऊपर पार्टिसिपेट कर लेता है और इस मशरूम के ऊपर 30 मिलियन की बोली लगाना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर सभी इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि देखो, ये अमीर बनने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाना चाहता है कि ये भी अमीर है, लेकिन इसे पता होना चाहिए कि हम अमीर है लेकिन बेवकूफ नहीं है। इस तरीके से किसी भी बेकार चीज को इतने हाई दाम में नहीं खरीद सकते हैं। इसे जाने दो, इसे छोड़ दो, इसके पैसे जब डूबेंगे तो इसे खुद ही समझ में आ जाएगा। लेकिन सू के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, वो भी इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर लेती है और लू यान से ज्यादा पैसे की बोली लगा देती है। ये देखकर लू यान फिर से बोली बदल देता है और भी ज्यादा पैसों की बोली लगाता है, जिसे सुनकर सू फिर से बोली लगाती है और इससे बस थोड़ी सी पैसे ऊपर करती है। ये देखकर लू यान को गुस्सा आता है और वो फिर से बोली ऊपर करता है, लेकिन सू उसे परेशान करते हुए बार बार उसकी बोली से थोड़े से पैसे ऊपर करके बोली बार बार जीत रही होती है। और देखते ही देखते इनकी बेकार की बहस की वजह से ये बोली 100 बिलियन 10,000 बिलियन के ऊपर पहुंच जाती है। तो ये देखकर सू को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो इस तरीके से अपने पैसों के साथ रिस्क ना ले, लेकिन उसे लू यान को परेशान करना था, इसलिए वो किसी की बातें नहीं सुनती है। लेकिन तभी लिटिल साओ अपना दिमाग लगाती है और अपने डैड से आगे बोली लगाने से मना कर देती है। ये देखकर लू याओ कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब लिटिल साओ उनसे समझाती है और कहती है कि देखते जाओ, मैं कितने कम पैसों में उस मशरूम को खरीदती हूँ। और उसके बाद ये दोनों शांत हो जाते हैं। लू यान की दोबारा ना बोली लगाने की वजह से सू इस बोली को तो जीत जाती है, लेकिन उसे बहुत ही बड़ा झटका लग जाता है, क्योंकि उसे एक बेकार से मशरूम के लिए अब 100 बिलियन 10,000 वॉन देने होंगे। अब ये देखकर तो ग्रैंडमा काफी गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने मेरे सारे पैसे डुबा दिए। ये दोनों बाप बेटी आराम से मुस्कुरा रहे होते हैं। इसके बाद उस मशरूम को इसके पास लेकर आया जाता है। मशरूम देखकर तो सू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है कि ये तो एक सिंपल सा मशरूम है, आखिर इस ऑक्शन में से लाने की जरूरत भी क्या थी, ये मेरे साथ स्कैम किया जा रहा है। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है कि ये तो तुम्हें पहले ही पता था, तुम्हें रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा बड़ा बनना था ना, अब झेलो इसे, तुम्हें आगे क्या करना है। सू बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है, जिसे देखकर लू यान और लिटिल साओ इनसे कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो इस बेकार से मशरूम को हमको तुमसे खरीद सकते हैं, लेकिन इतने हाई प्राइस पे तो हम इस सिंपल से मशरूम को नहीं खरीदने वाले हैं। अगर तुम्हें इसे बेचना है तो हम तुम्हें सिर्फ 1000 युआन ही दे सकते हैं, बस अगर तुम्हें बेचना है तो बेच सकती हो। ये सुनकर वो सोच रहे होते हैं कि पैसे तो डूब ही रहे हैं, चाहो कि इस मशरूम को जाते जाते कुछ पैसे कमा ले, इसलिए वो उस मशरूम को उन्हें दे देती है। मशरूम मिलने के बाद लिटिल साओ उसे ध्यान से देख रही होती है और लू यान उसे कहता है कि सच में तुम्हें पता है ना कि ये वही मशरूम है। वो कहती है कि हाँ देखो, मैं आपको भी दिखाती हूँ। इसके बाद वो उस मशरूम से बात करती है और कहती है कि जल्दी से बाहर निकलो, जल्दी से बाहर निकलो, वरना मैं तुम्हें आग पे भूस के आराम से खा जाऊंगी। ये सुनकर तो सभी इसकी तरफ देखने लगते हैं कि आखिर ये पागल हो गई है जो कि एक मशरूम से बात कर रही है। लेकिन जब ये छोटा सा मशरूम अचानक से जादुई तरीके से एक छोटे से बच्चे का रूप ले लेता है, तब आसपास के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें तो लगता है कि ये छोटा सा मशरूम कोई आत्मा है, कोई भूत है, और किसी किसी को तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं होता है। तभी लिटिल साओ उस छोटे से मशरूम को पूरी तरह से जगाती है और कहती है कि मुझे तुमसे काम है। छोटी सी मशरूम कहती है कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वो कहती है कि बस मुझे थोड़ी सी ऋषि पाउडर चाहिए। ये सुनकर वो कहती है कि बस इतना ही, और इसके बाद वह छोटी सी मशरूम अपने आप को हिलाने लगती है, जिससे उसकी बॉडी शाइन करने लगती है और उसकी बॉडी से सुनहरे पाउडर नीचे गिरने लगते हैं। और तभी लिटिल साओ मैसी करती है और अपने हाथ में एक रुमाल लाती है जिसमें से पाउडर इकट्ठा होने लगते हैं। जब पाउडर लिटिल साओ के लिए काफी हो जाता है, तब वो छोटे से मशरूम से कहती है कि तुम अब सो सकती हो। इसके बाद वो जैसे सोती है छोटे से मशरूम में बदल जाती है। फिर वो छोटे से मशरूम को अपने उस बैग में रख लेती है। ये देखकर सू कहती है कि आखिर तुम्हारे बैग में कैसा कैसा कचरा है। ये सुनकर वो कहती है कि कचरा तो तुम्हारे दिमाग में था जो तुमने इतना ज्यादा पैसा बेकार कर दिया। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं।
लगते हैं। इसके बाद लिटिल साओ मैसी करती है और उस पाउडर को अपनी माँ के ऊपर डाल देती है। थोड़ी देर के अंदर साओजिन को धीरे धीरे उसकी पूरी याददाश्त आने लगती है और उसका एक्सीडेंट भी याद आता है। उसे याद आता है कि जब वो लुयान के साथ अपने घर वालों से मिलने के लिए जा रही होती है, क्योंकि इसकी शादी की वजह से इसके घर वाले इस पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और तभी गलती से इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। जब इन दोनों को सारी बातें याद आती हैं तब दोनों ही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और पुरानी बातों को याद करके इमोशनल हो जाते हैं। सभी लोग इन्हें साथ में देखकर खुश हो रहे होते हैं, लेकिन ग्रैंडमा को ये सारी चीजें और लुयान बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वो साओजिन से कहते हैं कि तुम कभी भी उसके साथ नहीं रह सकती हो, तुम्हारा सिर्फ एक ही हस्बैंड होने वाला है और वो सिर्फ जाओ है, तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ होगी। जब साओजिन ग्रैंडमा की बात नहीं मानती है तब अचानक से ग्रैंडमा की तबीयत खराब होने लगती है और वो वहीं पे नीचे गिर जाती है। सू घबराने लगती है और कहती है कि हमारे तो फैमिली फ्रेंड वाले डॉक्टर भी नहीं है, आखिर मैं ग्रैंडमा को किसके पास लेकर जाऊँ। ये सुनकर जाओ उसके सामने शो ऑफ करते हुए आता है और कहता है कि मैंने शहर के सबसे ज्यादा अमीर डॉक्टर को यहाँ पे बुलाया है, देखना वो ग्रैंडमा का इलाज कितनी तेजी से कर देंगे, लेकिन उन्हें यहाँ पे पहुँचने में 20 मिनट तो लगेगा ही। अब लिटिल साओ ग्रैंडमा की हालत चेक करती है और इससे पता चलता है कि ग्रैंडमा के पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वो कहती है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। इसके बाद वो छोटे से बैग से एक इंजेक्शन निकालती है जो कि बढ़कर उसके साइज का हो जाता है और उसके बाद वो कहती है कि मुझे इसे ग्रैंडमा को लगाना होगा। ये देखकर तो सभी हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर एक छोटी सी बच्ची ग्रैंडमा का इलाज कैसे कर सकती है। सभी लोग आपस में ही बहस कर रहे होते हैं। ये देखकर लिटिल साओ कहती है कि आप लोग पहले बात कर लो, मैं मेडिसिन बना लेती हूँ। इसके बाद वो एक टेबल के पास आती है और अपने मेडिसिन बनाने लगती है, जहाँ पे वो कुछ चीजों को निकालती है। यहाँ पे एक लेडी होती है जो कि उसकी चीजों को टच करती है और कहती है कि इसमें बहुत सी गंदी सी स्मेल आ रही है, आखिर ये है क्या। लिटिल साओ कहती है कि कुछ नहीं, बस ये काले डॉग का पॉटी है। ये सुनकर तो उस लेडी की हालत ही खराब हो जाती है। इसके बाद जब इसके डैड शीशी को दिखाते हुए उसे पूछते हैं कि इसके अंदर क्या है, तब वो बताती है कि ये किसी लड़के का पेशाब है। ऐसी दवाई को बनते हुए देखकर तो सबकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। ग्रैंडमा तो कुछ नहीं कर पा रही होती है क्योंकि वो कुछ करने की हालत में नहीं होती है, लेकिन सू लिटिल साओ से कहती है कि मैं अपने ग्रैंडमा की बॉडी के अंदर ऐसी बेकार सी चीजें जाने नहीं दूंगी। जाओ और सू दोनों मिलकर इसका विरोध कर रहे होते हैं और सू साओजिन से कहती है कि देखो तुम्हारी बेटी क्या करने वाली है। अब साओजिन भी कुछ भी नहीं कर पा रही होती है और तभी लिटिल साओ अपना मेडिसिन बना लेती है और उसके बाद उस इंजेक्शन में ट्रांसफर कर देती है। इसके बाद वो ग्रैंडमा के पास आती है। इसे देखकर सू और साओ से रोकने की कोशिश करते हैं, तब वो सबको फ्रीज कर देती है। इसके बाद वो बड़े ही आराम से उस इंजेक्शन को ग्रैंडमा के अंदर लगा देती है। कुछ ही देर के अंदर ग्रैंडमा ठीक हो जाती है और वो खड़े होकर सीधा लिटिल साओ के ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ऐसी बकवास की चीजें मेरी बॉडी के अंदर डालने की। वो लगातार लिटिल साओ के ऊपर गुस्सा किए जा रही होती है। आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो ग्रैंडमा की एनर्जी को देखकर कह रहे होते हैं कि इस छोटी सी बच्ची ने तो ग्रैंडमा को ठीक कर दिया। लेकिन साओजिन अपनी बेटी से कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम अच्छा मेडिसिन भी तो यूज कर सकती थी ना। ये सुनकर वो कहती है कि मैंने अच्छा मेडिसिन ही यूज किया था, लेकिन ये लोग मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने कह दिया था कि वो मेडिसिन मैं ब्लैक डॉग की पॉटी और लड़के के पेशाब से बना रही हूँ, जो कि ऐसा नहीं था। मैं उसे पुरानी जड़ी बूटियों से बना रही थी और इसके बारे में मैं किसी को बताना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ग्रैंडमा अभी भी इन तीनों को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है। ये देखते हुए लिटिल साओ ग्रैंडमा पे कुछ ऐसे मैजिक करती है जिससे कि वो वहीं पे सबके सामने नीचे फिर से गिर जाती हैं। ये देखकर चाओ जैसे उन्हें चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो देखता है कि ग्रैंडमा की सांसें ही नहीं चल रही हैं। ये देखकर वो घबराने लगता है और सबको इसके बारे में बताता है और तभी यहाँ पे वो डॉक्टर भी आ जाते हैं जिसे जाओ ने कुछ टाइम पहले बुलाया था। वो यहाँ पे आते हैं। अब सभी देख पा रहे होते हैं कि इस डॉक्टर की आंखें सही नहीं होती हैं, वो अपने आंखों से देख नहीं पाता है, लेकिन फिर भी वो ग्रैंडमा के पास आता है और जब उनकी जांच करता है तब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या आप सभी पागल हो, आप सबको पता है कि मेरा हर एक समय कितना ज्यादा कीमती है, फिर भी आप सब एक मरी हुई इंसान के लिए आप लोग मुझे यहाँ पे बुला दिए हो। ऐसा कहते हुए सभी भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। तभी लिटिल साओ कहती है कि लगता है कि तुम्हारी आंखें खोलनी पड़ेगी। ऐसा कहते हुए वो डॉक्टर के ऊपर मैसेज करती है और तभी डॉक्टर अपनी आंखों से देखने लगता है और जैसे वो लिटिल साओ को देखता है वो घबरा जाता है और उसके सामने झुक जाता है, क्योंकि लिटिल साओ इस डॉक्टर की कुछ साल पहले मास्टर रह चुकी होती है। और जब ये डॉक्टर अपनी आंखों से लिटिल साओ को देख पा रहा होता है तब वो अपने बारे में सारी बातें बताता है कि किस तरीके से वो लिटिल साओ का शिष्य बना था। सभी लोग ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि जिस डॉक्टर को हम बहुत ही ज्यादा महान समझ रहे थे वो तो इस छोटी सी बच्ची लिटिल साओ का शिष्य है। सभी लोग लिटिल साओ को देखकर काफी खुश हो रहे थे और तभी ग्रैंडमा अचानक से उठ जाती हैं। उनकी पूरी बॉडी बदल चुकी होती है और वो एक यंग लेडी बन गई होती हैं। लिटिल साओ ने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि ग्रैंडमा इससे इम्प्रेस होकर उसके पेरेंट्स को अपना ले, लेकिन ग्रैंडमा तो अभी भी गुस्से में ही होती है। वो अभी भी इन तीनों को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है। वो साओजिन से कहती है कि अगर तुम्हें घर वापस आना है तो तुम अकेले आ सकती हो, मैं इन दोनों के साथ तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ। इतना कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम लुयान के छोटे ब्रदर को देखते हैं। इसे भी अपने असिस्टेंट से पता चल जाता है कि साओजिन और लुयान को दोनों को अपनी याददाश्त वापस आ गई है, इसलिए वो उन्हें खत्म करने के लिए दूसरा प्लान बनाता है और अपने एक गुरु को वहाँ पे बुलाता है। आगे हम लुयान, साओजिन और इनकी बेटी को
देखते हैं ये तीनों काफी वॉरिड हो रहे होते हैं। तभी ग्रैंडमा साउथिन के पास कॉल करती हैं और उन्हें अपने घर पे बुलाती हैं। इधर हम ग्रैंडमा को देखते हैं जिनके पास एक तांत्रिक आता है। ग्रैंडमा उस तांत्रिक को बताती है कि कुछ समय से उनके घर पे कुछ सही नहीं चल रहा है। ये देखकर तांत्रिक पूरे घर की जांच करता है और फिर वो उनसे झूठ बोलता है और कहता है कि आपके घर में चारों तरफ नेगेटिव ऊर्जा छाई हुई है, जिस वजह से आपकी भी तबीयत सही नहीं चल रही है। ये सुनकर तो ग्रैंडमा को इसकी बातों पे बिलीव हो जाता है और फिर ग्रैंडमा इसे कहती है कि अगर तुम सभी समस्याओं को खत्म कर देते हो तो मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगी। ऐसा कहते हुए वो उसके सामने एक पैसों से भरा हुआ बॉक्स दिखाती है, जिसे देखकर तांत्रिक काफी खुश होता है और उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट ही करने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे साउसन अपने लुयान और लिटिल साउ के साथ आती है। ये देखकर ग्रैंडमा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे अकेले बुलाया था, ना कि इन दोनों के साथ आने के लिए तुमसे कहा था। अब आ गए हो तो थोड़ी देर यहाँ पे शांत रहो, मैं थोड़ी देर बाद तुम सबसे बात करती हूँ। इसके बाद तांत्रिक अपना काम स्टार्ट कर देता है। वो घर के आंगन में जाता है जहाँ पे उसने काफी सारे ताबीज लगाए होते हैं और इसके बाद वो मैसे करता है और बुरी चीजों को घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर लिटिल साउ को कुछ शक होता है और उसके बाद वो अपने मैजिक से इसकी जांच करती है कि यहाँ पे सच में कोई नेगेटिव ऊर्जा है भी या फिर नहीं, और तभी उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं है। ये तो तांत्रिक के इशारे पे बाहर से एक लड़का सभी ताबीज को हिला रहा है। इसके बाद वो इसके बारे में अपने डैड को बताती है और वो साउसन को बताता है और साउसन कॉल करके इसके बारे में अपने गार्ड को बता देती है। कुछ देर के अंदर गार्ड घर के बाहर जाता है और उस पर्सन को पकड़ लेता है और इसके बाद वो उसके हाथ से वो रिमोट भी छीन लेता है, जिससे वो उन सभी चीजों को कंट्रोल कर रहा था। इसलिए वो इस रिमोट को लाकर लुयान को दे देता है। जैसे ही लुयान के हाथ में वो रिमोट आता है वो सबके सामने सच्चाई रख देता है और बताता है कि ये कोई बाबा नहीं है, ये तो ढोंगी है। और फिर वो सबके सामने रिमोट को ऑन भी करके दिखाता है। ये देखकर ग्रैंडमा काफी ज्यादा गुस्सा होती है और फिर वो अपने गार्ड से कहकर उस बाबा को घर से बाहर फेंकवा देती है। लेकिन जाते जाते बाबा उन दोनों गार्ड पे कुछ मैजिक कर देता है और उसके बाद वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है। इधर ग्रैंडमा अभी भी साउसन पे गुस्सा होती है और वो अभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है, लेकिन बार बार वो लिटिल साउ की तरफ देख रही होती है जो कि घर के चारों तरफ घूम रही होती है, जिसे देखकर वो इरिटेट होने लगती है और कहती है कि तुम तीनों यहाँ से अभी के अभी चले जाओ। तभी यहाँ पे लुयान का असिस्टेंट आता है और वो इन्हें एक बॉक्स देता है। जब लिटिल साउ उसे ओपन करती है तब उसमें कुछ ताबीज होती है। ये वही ताबीज होती है जिसे लिटिल साउ अपने पेरेंट्स को बचा सकती है, इसलिए वो दोनों को पहनने के लिए दे देती है। लेकिन लिटिल साउ को पता नहीं होता है कि जिस ताबीज को वो समझकर अपने पेरेंट्स को दे रही है ये वो ताबीज नहीं है, क्योंकि जब ये बाबा ग्रैंडमा के घर पे गया होता है तब उसने कुछ छेड़छाड़ किया होता है। उसने सभी जगह पे कुछ ऐसे ताबीज लगा दिए होते हैं जिस वजह से इनकी तबीयत खराब हो जाए, और ये सारी चीजें लुयान का छोटा भाई और सू मिलकर करा रहे होते हैं। वो यहाँ पे एक यज्ञ भी करा रहे होते हैं जिस वजह से वो लुयान को जान से मारने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। और जैसे लिटिल साउ अपने डैड से मिलने के लिए जाती है वो देखती है कि उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए वो अपनी तरफ से उनकी जांच करती है और वो देखती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, इसलिए वो अपनी जान की फिक्र ना करते हुए अपने डैड की जान बचाने की कोशिश करने लगती है और इस चक्कर में उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है। समय के बाद जब लुयान की आंखें खुलती है तब वो अपने बच्चे को इस तरीके से देखकर घबरा जाता है और तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। जब डॉक्टर यहाँ पे आकर उसकी जांच करता है तब डॉक्टर को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये देखकर लुयान डॉक्टर भी गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर को भी वहाँ से चले जाने के लिए कह देता है। इधर बाबा पूरी तेजी से उन सभी को जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है और एक विलेन वाली स्माइल भी दे रहा होता है। लुयान को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चे को किस तरीके से बचाए। तभी उसे याद आता है कि इसके बैग में काफी सारी जादुई चीजें रहती हैं, इसलिए वो उसके बैग से एक एक करके सभी चीजों को निकाल रहा होता है और कहता है कि शायद मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जो कि मेरी बच्ची को ठीक कर दे। तभी उसे आवाज आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। आवाज सुनकर वो हैरान हो ही रहा होता है। तभी इसके सामने लिटिल साउ के ग्रुप प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर लुयान उनसे पूछता है कि आप कौन हो। तब वो बताते हैं कि मैं लिटिल साउ का मास्टर हूँ। मास्टर को देखकर लुयान उनसे पूछने लगता है कि बताइए मैं अपने बच्चे को किस तरीके से ठीक कर सकता हूँ। ये सुनकर मास्टर कहते हैं कि मुझे नहीं पता है कि तुम अपने बच्चे को किस तरीके से ठीक कर सकते हो, क्योंकि हर किसी की लाइफ में उनके कर्म से जुड़ी कुछ समस्याएं होती हैं जिन्हें उन्हें अपनी लाइफ में पूरा तो करना ही होता है। लेकिन तुम्हारी बच्ची ने तुम्हारे उस कर्म की सजा को अपने ऊपर ले लिया है, जिस वजह से उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। अगर उसे ठीक होना होगा तो वो खुद से ही ठीक होगी, लेकिन मैं उसकी आत्मा की सुरक्षा के लिए कुछ मैजिक कर देता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो कुछ मैजिक करते हैं और कहते हैं कि मेरी मदद बस यही की थी, और अगर वो जिंदा रहना चाहती है और अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहती है तो वो खुद ही अपने आप से बाहर आएगी। ऐसा कहते हुए मास्टर वहाँ से गायब हो जाते हैं और तभी लुयान के पास कॉल आता है उसके छोटे भाई का, जो कि काफी हंस रहा होता है। ये देखकर इसके भाई को समझ में आ जाता है कि ये सारी चीजें इसके छोटे भाई ने की थी। दूसरी तरफ हम लुयान के कंपनी को देखते हैं, जहाँ कंपनी में ये बात चल रही होती है कि लुयान की तबीयत फिर से बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए सभी काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे छोटा भाई आता है और कहता है कि अगर आप सब चाहो तो इस कंपनी को मैं टेक ओवर कर सकता हूँ, और मेरे पास तो इतने सारे पैसे हैं, साथ में नॉलेज भी है, मैं आप सबको अच्छी सैलरी भी दूंगा और बहुत सारा प्रॉफिट भी कराऊंगा। ये सुनकर सभी उसके अगेंस्ट होते हैं और कहते हैं कि हम इस तरीके से आपको अपना सीईओ नहीं चुन सकते हैं। अगर लुयान कंपनी को संभाल नहीं सकते हैं तो उनकी एक बच्ची भी है। ये सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है कि एक 8 साल की बच्ची इस पूरे कंपनी को संभालेगी, ये कितनी अजीब बात है ना। उसके बाद वो उन्हें लालच देने
करने लगता है और कहता है कि अगर तुम सब चाहो तो मैं तुम्हारा बहुत सारा प्रॉफिट भी करा सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो लुयान की एक वीडियो सभी को दिखाता है जिसमें लुयान बेड पे बैठा होता है और उसकी कंडीशन भी सही नहीं होती है। ये देखकर सभी घबरा रहे होते हैं। तो तरफ हम लुयान को ही देखते हैं जो कि पूरी तरीके से ठीक होता है और अपने ऑफिस में होता है। साथ ही वो व्हील चेयर मंगा रहा होता है। ये देखकर असिस्टेंट उससे पूछता है कि बॉस आप ऐसा क्यों कर रहे हो। लुयान कहता है कि जो मुझे जैसा दिखना चाहता है मैं उसके सामने वैसा ही जाना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए वो ऑफिस के अंदर जाता है जहाँ पे सभी लोग इस समय तक राजी हो गए होते हैं दूसरे भाई को सीईओ बनाने के लिए। और तभी यहाँ पे लुयान आ जाता है। लुयान को इस तरीके से देखकर सभी घबरा रहे होते हैं लेकिन कुछ लोग अभी इस लुयान को सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं और उसे सीईओ के पोस्ट पे नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए वो उसे कहते हैं कि वो अपना पोस्ट छोड़ दे। छोटा भाई भी अपने भाई को डीमोटिवेट करते हुए से कहता है कि आखिर तुम कब तक इन पैरों से इस कंपनी को आगे लेकर जाओगे। अच्छा होगा कि तुम छोड़ दो क्योंकि तुम अब बहुत ही ज्यादा बीमार भी हो। ऐसा कहते हुए उसे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा होता है। लुयान सबको समझाता है और कहता है कि मैं इसी पोजीशन में अब तक अपनी कंपनी को इतना आगे ला चुका हूँ तो मैं आगे अपनी कंपनी को और भी आगे कैसे नहीं लेके जा सकता हूँ। ये सुनकर छोटा भाई कहता है कि भाई तुमने अब तक बहुत ही किया है लेकिन कई जगहों पे दिमाग से ज्यादा बल की भी जरूरत होती है और इस सिचुएशन में तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये सुनकर बड़ा भाई कहता है कि अच्छी ये बात है और फिर वो अपने चेयर से उठ जाता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और फिर वो अपने भाई को पैरों से मारता है और कहता है कि इतनी ताकत काफी है या फिर और भी तुम्हें ताकत वाला पंच चाहिए। अब दोनों भाई की सिचुएशन ऐसी हो गई होती है कि दोनों भाई एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे और तभी यहाँ पे इनके डैड आ जाते हैं। डैड को देखकर सभी लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद वो दोनों भाई को समझाते हैं और कहते हैं कि देखो माना कि तुम एक माँ के बेटे नहीं हो लेकिन एक बाप के तो तुम दोनों बेटे हो इसलिए तुम दोनों को साथ में रहना चाहिए। छोटा भाई बाप को देखते ही ड्रामा करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि सारी की सारी गलती बड़े भाई की है। मैं तो हमेशा से उनके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन छोटा भाई जो कि इसमें बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है इसलिए वो अपने छोटे भाई को बहुत ही ज्यादा मारता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ इसलिए मुझे तुम्हें सही रास्ते पर लेकर जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मारने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें सबक सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से रहना चाहिए। वो अपना पूरा गुस्सा इसे पीट पीट कर निकाल देता है और कहता है कि आइंदा मेरे फैमिली से और मेरी बेटी से दूर रहना। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद डैड अपने छोटे बेटे को समझा रहे होते हैं लेकिन छोटा भाई मानता नहीं है इसलिए वो भी उसे थप्पड़ मारते हैं और फिर बातें सुनाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। लुयान जब वापस घर आता है तब वो अपने बच्ची को सही सलामत देखकर काफी खुश होता है। साथ में यहाँ पे साउजन भी होती है। वो उसे देखता है और पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे। तब वो बताती है कि तुमने लास्ट टाइम इस तावीज को देते हुए मुझसे कहा था कि जब ये साइन करेगी मैं तुम्हारी बच्ची के पास आ जाऊँ इसलिए मैं आ गई। साउसी को ठीक देखकर ये दोनों काफी खुश होते हैं लेकिन साउसी पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है इसलिए वो कहती है कि मुझे नींद आ रही है और वो सो जाती है। जब वो सोती है तब ये दोनों आपस में बात करते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि ये तो काफी देर से सो रही है इसलिए उन्हें साउसी की और भी ज्यादा चिंता होने लगती है और वो ढूंढने लगते हैं कि उन्हें किसके पास साउसी को दिखाना चाहिए। तभी उनका ख्याल उस डॉक्टर का आता है जो कि साउसी का शिष्य भी रह चुका है। अब शिष्य से बढ़कर एक गुरु को कौन जान सकता है इसलिए वो लोग उसे बुलाते हैं। जब डॉक्टर यहाँ पे आते हैं और साउसी की कंडीशन को देखते हैं तो वो समझ आते हैं कि साउसी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा गंभीर है और इसके बारे में वो लुयान को बताते हैं। लुयान ने सुनकर उनके कदमों के नीचे गिरने लगता है और कहता है कि प्लीज मेरी बच्ची को बचा ले। सुनकर डॉक्टर उन्हें खड़ा करते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी बच्ची को इसलिए नहीं बचा रहा हूँ कि वो आपकी बच्ची है, मैं उन्हें इसलिए भी बचा रहा हूँ क्योंकि वो हमारी गुरु भी है। इसलिए आप चिंता बिल्कुल भी ना करें लेकिन उससे पहले आपको इस बच्ची को यहाँ से बाहर लेकर जाना होगा क्योंकि ये पोजीशन में मुझे सही नहीं लग रही है। इसके बाद वो लोग उसे बाहर लेकर आते हैं। बाहर आने पे जब डॉक्टर बाहर के आंगन को देखते हैं तब वो देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारी तावीज लगी हुई है जिसे देखकर डॉक्टर को बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता है। इसलिए वो कहते हैं कि पहले मैं इन तावीज को यहाँ से हटाना चाहूंगा। ऐसा कहते हुए वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद वो उन सभी तावीज को नष्ट करने की कोशिश करने लगते हैं और अपने मंत्रों को भी पढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उस गुरु को भी देखते हैं जिन्हें पता चल जाता है कि उनकी तावीजों को कोई नष्ट करने की कोशिश कर रहा है इसलिए वो अपनी तरफ से भी उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जब दोनों ही कई बार एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और अपने मैसे का यूज कर रहे होते हैं, इन्हीं के बीच में इन दोनों को पता चल जाता है कि ये दोनों किसके साथ युद्ध कर रहे हैं। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि ये दोनों ही ताववादी पहाड़ पे रहा करते थे और जो डॉक्टर है उसका सीनियर ये गुरु हुआ करता था। लेकिन गुरु को पैसों की बहुत ही ज्यादा लालच होती है इसलिए वो ताववादी से बिना मास्टर की परमिशन लिए वहाँ से नीचे जा जाता है और साथ में वो डॉक्टर को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि पैसों से हम हमारी खुशी को खरीद सकते हैं, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। लेकिन डॉक्टर उसकी बातें नहीं मानता है और वो वहीं पे रह जाता है। जब गुरु को पता चलता है कि वो अपने जूनियर के साथ लड़ाई कर रहा है तब वो काफी खुश होता है और कहता है कि तुमसे लड़ने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। लेकिन उसका शिष्य तो उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है और कहता है कि आपने पैसों की लालच में यहाँ पे आ गए लेकिन मैं वहाँ पे और भी सीधा सीख रहा था इसलिए मैं आपसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। ऐसा कहते हुए सभी चीजों को नष्ट कर देता है। फिर वो वापस आने के बाद तीनों के हाथ से एक एक ब्लड का कतरा लेता है और तीनों को मर्ज कर देता है। इसके बाद वो लिटिल साव पे कुछ मैजिक करता है और लिटिल साव ठीक हो जाती है। होश में आने के बाद भी लिटिल साव थोड़ी सी कमजोर होती है क्योंकि वो काफी समय से बेड पे ही थी, लेकिन सभी लोग उसे इस तरीके से देखकर खुश होते हैं। फिर डॉक्टर लुयान को बाहर ले जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम तीनों के तकदीर को एक दूसरे से बांध दिया है क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरा है और शायद तुम्हारी बच्ची तुम्हारी हिफाजत करना चाहती है, इसीलिए उसने इतनी बड़ी कदम उठा ली है। इसलिए अब जब भी कोई तुम सब पे हमला करेगा तो एक ही पे ज्यादा हमला नहीं आएगा, तीनों में वो हमला
मामला बढ़ जाएगा और तुम तीनों ही सुरक्षित रह सकते हो। ऐसा कहते हुए डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लुयान अपने बच्चे के पास आता है। तीनों काफी खुश हो रहे होते हैं। तभी साउथर्न के पास किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी फ्रेंड किसी परेशानी में है, इसलिए उसे अपने साथ डॉक्टर को ले जाना है। ये सुनकर लिटिल साओ कहती है कि मैं चलूं। ये सुनकर लुयान कहता है कि नहीं, तुम ठीक नहीं हो, लेकिन लिटिल साओ बार बार जिद करने लगती है, इसलिए लुयान अपनी बच्ची को उसके साथ जाने देता है। नेक्स्ट सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि साउथर्न की फ्रेंड होती है और इसका नाम सुसी होता है। ये पिछले 3 सालों से बच्चे के लिए ट्राई कर रही होती है, लेकिन शादी के 3 साल बाद भी इसे कोई भी बच्चा नहीं होता है, जिस वजह से ये और इसकी माँ दोनों ही काफी परेशान होते हैं। और तब यहाँ पे साउथर्न अपने बच्ची को यहाँ पे लेकर आ जाती है। जैसे ही सुसी को पता चलता है कि ये छोटी सी बच्ची उसकी ट्रीटमेंट करने वाली है, तब वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। अपने फ्रेंड से कहती है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? अपनी बच्ची को यहाँ पे लाकर तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन साउथर्न उसे समझाती है और साथ ही इसकी मॉम भी उसे समझाती है और कहती है कि बच्ची के बारे में मैंने भी काफी ज्यादा सुना है, इसलिए प्लीज इस बच्ची की बातें एक बार सुन लो। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, अगर ये मुझे मेरी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देती है तो मैं इसे 1 बिलियन तक दूंगी। ये सुनकर लिटिल साओ काफी खुश होती है और सुसी के पास आकर बैठ जाती है और उसे जांच करने लगती है। जब लिटिल साओ उसके पल्स को चेक करती है तब वो देखती है कि इसके भी तो कोई भी कमी नहीं है। इसके बाद वो कुछ बातें सोचने लगती है, फिर आसपास की चीजों को देखने लगती है। वो मैसे करती है और अपने जादुई आईज ओपन करती है और घर के चारों तरफ देखने लगती है और तभी उसकी नजर एक पॉट पेश आती है जिसके अंदर से ब्लैक ऊर्जा बाहर निकल रही होती है। ये देखकर वो सभी को इसके बारे में बताने लगती है कि आपके घर में एक ब्लैक ऊर्जा है जो आपके घर में कोई भी खुशी आने से रोक रहा है। तो वो उस पॉट को दिखाने लगती है। ये देखकर सुसी के मॉम कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? इसे तो सुसी के हस्बैंड ने यहाँ पे लाया था और ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम इसके बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकती हो। लेकिन लिटिल साओ इस पॉट के बारे में सारी सच्ची बातें बता रही होती है और जब ये तीनों लिटिल साओ की बातों पे विश्वास नहीं करते हैं तब वो उनके मैजिक से आंखें खोल देती है और सभी लोग आसानी से उस पॉट की काली ऊर्जा को आसानी से देख पा रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे सुसी का हस्बैंड अपने ऑफिस के एक एम्प्लॉय के साथ यहाँ पे आता है। उसे यहाँ पे देखकर सभी उस पॉट के बारे में से पूछने लगते हैं, लेकिन वो तो साफ साफ इस बात से मना कर देता है और कहता है कि ऐसे तो कोई बात ही नहीं है, मैंने बहुत ही प्यार से इस पॉट को आप सबको दिया था, लेकिन आप सब मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हो। सुसी का हस्बैंड जो उससे कभी भी प्यार नहीं करता था, लेकिन सुसी के पास बहुत सारा पैसा होता है, इसलिए वो उससे शादी कर लेता है और वो सुसी की बच्ची को इस दुनिया में इसलिए नहीं आने देता था क्योंकि उसे पता था कि अगर कोई भी बच्चा होगा तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। और वैसे भी अब सुसी का हस्बैंड तो अपने एम्प्लॉय से प्यार करने लगा था और वो अब प्रेग्नेंट भी थी, इसलिए वो सच्चाई को बाहर आने से रोकने लगता है और इस बच्ची को झूठा बताने लगता है। लेकिन लिटिल साओ भी बहुत तेज होती है, वो अपने मैजिक से वो पता कर लेती है कि एम्प्लॉय प्रेग्नेंट है और इसके बारे में सबको बता भी देती है। जब सुसी का हस्बैंड इस बात को छुपाने की कोशिश करने लगता है तब लिटिल साओ कुछ ऐसा मैजिक करती है जिससे कि सुसी के हस्बैंड और एम्प्लॉय के मन में जल रही जो कुछ भी बातें होती हैं वो सबको सुनाई देने लगती हैं। ये दोनों इतने ज्यादा बेवकूफ होते हैं कि मन में अपनी सारी सच्चाई कह देते हैं, जिस वजह से सुसी इतना ज्यादा गुस्सा आती है कि दोनों को थप्पड़ मारने लगती है और कहती है कि आज तक तुम लोगों ने पैसों के लिए मुझे धोखा दिया है, मैं तुम सब में से किसी को भी इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दूंगी। सुसी की माँ भी काफी गुस्सा होती है, लेकिन सुसी का हस्बैंड उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि इस बुढ़िया ने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, आखिर मैं अब तुम्हारी बातें क्यों सुनूं? अब तो सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। और हाँ, मुझे तुम विलन मत समझना, ये तो तुम्हारे फादर का वसीयत ही ऐसा है कि अगर तुम्हारा कोई भी बच्चा नहीं होगा तो सारी की सारी प्रॉपर्टी ही मेरी हो जाएगी, इसमें मैं अब कर भी क्या सकता हूँ? और अगर तुम अब बच्चा पैदा करने के बारे में सोचती भी हो तो समय इतना लगेगा जितने समय मैं सारी की सारी प्रॉपर्टी लेकर यहाँ से भाग जाऊंगा। ये सुनकर लिटिल साओ कहती है कि बच्चा पैदा करने में इतना समय नहीं लगता है जब आपके पास मैजिकल पावर हो। और फिर वो सुसी के ऊपर कुछ मैजिक करती है। देखते ही देखते अचानक से सुसी का पेट बढ़ने लगता है और उसका पेट इतना ज्यादा फूलने लगता है कि जैसे कि वो प्रेग्नेंट हो। सभी लोग ये देखकर हैरान हो ही रहे होते हैं। तभी वो ट्विंस बच्चे को जन्म भी दे देती है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ क्योंकि कहानी में ऐसे ही दिखाया गया। अब जैसे बच्चा पैदा होता है ये देखकर सुसी के हस्बैंड का प्लान तो पूरी तरीके से चौपट हो जाता है, इसलिए वो अपने सासू माँ के सामने झुकता है और उनसे माफी मांगने लगता है। लेकिन सुसी की मॉम उसे माफ नहीं करती है, अपने गार्ड्स को बुलाती है और दोनों को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। इसके बाद लिटिल साओ को एक कार्ड मिलता है, वो भी 1 बिलियन का होता है, जिसे देखकर लिटिल साओ काफी खुश होती है और अपनी माँ के साथ वहाँ से वापस आ जाती है। जब वो घर पे आती है तब उसे एक लेटर मिलता है। जब वो उस लेटर को पढ़ती है तब उसे पता चलता है कि जिस ब्रदर के साथ वो ताओवादी पहाड़ पे ट्रेनिंग किया करती थी, जिसका नाम जियांग बाई है, वो शादी करने वाला है। ये सुनकर वो काफी खुश होती है और उसे मिलने के लिए उसके पास जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि जियांग बाई अपने शादी को लेकर काफी खुश होता है और वो उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें अपने फियांसे से मिलाने वाला हूँ। इसके बाद वो दोनों उसके फियांसे से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पे ये दोनों उसकी गर्लफ्रेंड को एक लड़के के साथ देखते हैं। ये देखकर लिटिल साओ से पूछती है कि ये कौन है, तो वो झूठ बोलती है और कहती है कि ये मेरा कजन है, जो कि सरासर झूठ होता है। एक्चुअली में ये दोनों रिलेशनशिप में होते हैं और इसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट भी होती है और ये जियान बाई को ऐसा एटीएम की तरह यूज करते थे। लेकिन जियान बाई इस लड़की को लेकर काफी ज्यादा सीरियस था और वो उसे शादी करने के लिए भी कह रहा होता है, लेकिन ये लड़की उसे फंसा कर रखी होती है और कहती है कि 3 साल बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी। सब कुछ सही चल रहा होता है इन दोनों के प्लान के मुताबिक, लेकिन तभी अचानक से जियान बाई की डैड की तबीयत खराब हो जाती है और वो अपने आखिरी समय
समय में अपने बेटे की शादी को देखना चाहते थे। जैसे ही जियान भाई को पता चलता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने रिक्वेस्ट करने लगता है उसे शादी करने के लिए। अब ये सुनकर तो इसकी गर्लफ्रेंड की हालत ही खराब हो जाती है, क्योंकि वो जियान भाई को ऐसा एटीएम की तरह यूज करती थी और वो उसे कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। इससे बाहर निकलने के लिए अपने बॉयफ्रेंड से कहती है तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि ठीक है, ये तुमसे शादी करने के लिए रेडी है, लेकिन उससे पहले तुम्हें इसके परिवार वालों को खुश करना होगा। इसके परिवार वाले बहुत ही ज्यादा अमीर है, इसलिए तुम्हें उन्हें बहुत ही सारा कीमती देना होगा। अगर तुम गिफ्ट दे देते हो तो तुम दोनों की शादी हो जाएगी। अब ये सुनकर जियान भाई कहता है कि ठीक है, और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद वो पैसा इकट्ठा करने लगता है, क्योंकि इसमें इसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं। तब लिटिल साओ भी इसकी मदद करती है और लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे वो लोगों का भविष्य देखती है और पैसा कमाती है। ऐसा करते करते वो काफी समय तक पैसे कमा लेती है और जब जियान भाई से मिलने के लिए आता है तब उसने काफी पैसे इकट्ठा कर लिए होते हैं, लेकिन अभी तक पैसे काफी नहीं होते हैं। जियान भाई अपने साथ अपने खानदान का एक 7 कलर वाला लोटस लाया होता है, जो कि काफी कीमती होता है, और वो उसे कहता है कि शायद मेरी गर्लफ्रेंड इसे देखकर मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगी, इसलिए तुम्हें पैसा कमाने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद ये दोनों फिर से उन दोनों से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पे जब वो अपना लाया हुआ गिफ्ट उसे देखता है, जिसे देखकर लड़की काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा गरीब हो और तुम्हारे साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं बिताऊंगी। ये सुनकर तो जियान भाई पूरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है। ये देखकर लिटिल साओ अपने भाई के लिए अपने पास से कार्ड निकाल कर दे देती है, जिसे वो कुछ टाइम पहले अर्न की थी। तो देखने के बाद लड़की काफी खुश होती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए राजी हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमें कुछ और भी चीजें देनी होगी। अब जियान भाई कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर वो किस तरीके से अपने डैड को बचाए। लिटिल साओ अभी भी अपने भाई की मदद कर रही होती है और उसके पास और उसके डैड के पास जितने भी संपत्ति होती है वो सारी लाके इन दोनों के सामने रख देती है। ये देखकर ये दोनों काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि हम दोनों तो परिवार हैं, तुम्हारे डैड को बचाना हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए तुम पहले हॉस्पिटल जाओ, हम पीछे से आ रहे हैं। ऐसा कहते हुए वो उन्हें बहला फुसला देती है और जैसे ये दोनों बाहर निकलते हैं जियान भाई को पता चलता है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर जियान भाई को इतना बड़ा सदमा लगता है कि वो वहीं पे गिर जाता है, उसके मुंह से ब्लड आने लगते हैं। ये देखकर लिटिल साओ अपने भाई के लिए काफी ज्यादा रोती है और इधर ये दोनों ये सारी चीजें मिलने के बाद मौज कर रहे होते हैं और वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो एक दूसरे से शादी करेंगे। लेकिन जियान भाई इधर काफी गुस्से में होता है और कहता है कि एक लड़की की वजह से मैं अपने डैड के आखिरी समय में उनके साथ नहीं था, मैं उस लड़की से बदला जरूर लूंगा। और फिर ये पूरे बदले के साथ ये दोनों साथ में पहुंचते हैं वहाँ पे, जहाँ पे ये दोनों शादी के जोड़े में होते हैं और इनकी पूरी संपत्ति पे कब्जा करके बैठे होते हैं। यहाँ पे जियान भाई से पूछता है कि बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब वो कहती है कि क्योंकि तुम एक गरीब इंसान थे, इसलिए हम तो तुम्हारा बस यूज कर रहे थे। तुम्हें पता है कि मैं तो काफी समय से अपने बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट भी थी, आखिर मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ, ये तो हमारा बस प्लान था। ये सुनकर जियान भाई कहता है कि जैसा तुमने किया है वैसे ही तुम्हारे साथ भी होगा, जिस गहने को तुमने पहना है वो कई सारे जहर से भरा हुआ है, इसलिए इसका परिणाम तो तुम दोनों को थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। तुम सब मेरे साथ धोखा करना चाहते थे, लेकिन धोखा तुम लोगों के साथ ही हो गया। ये सारी संपत्ति लिटिल साओ की नहीं बल्कि मेरी थी, जो कि श्रापित थी, इसलिए मैं इसे तुम्हें कभी देना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं तो तुम्हें दिल से प्यार करता था, लेकिन तुम्हें तो इन चीजों से प्यार थी जो तुम्हें अब नुकसान पहुंचाएगी। ये सुनकर तो इन दोनों को इसकी बातों पे विश्वास नहीं होता है और वो उसे कहते हैं कि सिर्फ तुम इन खजानों को वापस पाने के लिए झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं ये सारी चीजें तुम्हें नहीं देने वाली हूँ। लेकिन तभी अचानक से दोनों की तबीयत खराब हो जाती है और दोनों के मुंह से ब्लड बाहर आने लगते हैं। देखते ही देखते दोनों नीचे गिर जाते हैं और अपनी आखिरी सांसें गिरने लगते हैं। ये देखकर लिटिल साओ और उसका भाई दोनों इसकी मदद नहीं करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद ये दोनों तरफ तरफ के यहाँ पे मर जाते हैं और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। वैसे आपके अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन किसी को दुख पहुंचाकर अपनी जिंदगी सुकून से जीना चाहे तो क्या ऐसा हो सकता है? आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, बेस्ट पार्ट भी कमेंट में लिख दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।